जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट करके कहा सर कि हमें जनहित याचिका के बारे में बताइए, तो आज हम जनहित याचिका के बारे में वीडियो लेकर के आ चुके हैं और आपको यकीन दिलाते हैं, अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि दोस्तों वो मैटर होगा जैसा कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, बहुत ही तगड़ा मैटर होगा। और आपको पता है कि हर एक एग्जाम में दोस्तों 1 से या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी अगर यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनते तो आपके 5 नंबर दोस्तों पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और उसके पहले आपको बता दें कि अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर ऑलरेडी बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल भी जाएंगे और इसकी भी हम पीडीएफ डाल देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जनहित याचिका, जिसको PIL शॉर्ट में बोलते हैं, यानी अगर इसकी इंग्लिश हम बात करते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट और लिटिगेशन होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, तो PIL के फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब देखिए, अगर हम जनहित याचिका की बात करते हैं दोस्तों, तो जनहित याचिका को एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकहितवाद। क्या दोस्तों, लोकहितवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। चाहे आप जनहित याचिका कहिए, चाहे आप PIL कहिए, चाहे आप लोकहितवाद कहिए, या फिर आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, समान सी बात है दोस्तों। पहले हम देखते हैं जनहित क्या होता है। देखिए, जनहित का समान अधिकार, समान अर्थ क्या होता है, सार्वजनिक हित में, जो सभी लोगों के हित में हो दोस्तों, उसे ही जनहित कहते हैं। और याचिका मतलब क्या होता है, किसी चीज को दायर करना। ठीक है, अब समझिएगा जनहित याचिका का अगर हम परिभाषा की बात करते हैं जनहित याचिका की, तो दोस्तों परिभाषा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा क्या होता है इसकी परिभाषा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ठीक है, उसके बाद आपको शुरू करते हैं। देखिए दोस्त कि जनहित याचिका एक ऐसी याचिका होती है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों जनहित याचिका की, तो एक ऐसी याचिका होती है दोस्तों जिसके माध्यम से पीड़ित व्यक्ति, याद रखिएगा जो पॉइंट हम लिख रहे हैं दोस्तों, इनको याद रखिएगा, पीड़ित व्यक्ति स्वयं, ठीक है, जो पीड़ित है दोस्तों किसी चीज से, वो स्वयं, या फिर अन्य कोई व्यक्ति, कोई दूसरा इसका रिश्तेदार हो सकता है, चाचा मामा फूफा जो भी है दोस्तों ना, अन्य कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा, कोई भी संस्था हो सकती है दोस्तों, बहुत सारी संस्थाएं होती है जो किसी की हेल्प करती है दोस्तों, NGO होती हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या क्या चीजें हमने बताई कि पहला तो पीड़ित व्यक्ति स्वयं, या फिर कोई अन्य व्यक्ति दोस्तों, उसका रिश्तेदार हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है, कोई भी दोस्तों, या फिर संस्था, कोई संस्था हो सकती है दोस्तों, बहुत सारी संस्थाएं हैं। ठीक है, द्वारा पीड़ित व्यक्ति की ओर से दोस्तों, पीड़ित व्यक्ति से की ओर से दोस्तों, मतलब जो पीड़ित है दोस्तों उसकी तरफ से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाया जाता है, उससे ही क्या बोलते हैं, जनहित याचिका बोलते हैं। समझिएगा। अब क्वेश्चन है कौन कौन दायर कर सकता है याचिकाएं, दोस्तों जो पीड़ित व्यक्ति है वो स्वयं दायर कर सकता है, या फिर कोई उसका रिश्तेदार हो दोस्तों, या कोई रिश्तेदार यानी कोई भी व्यक्ति हो, या फिर कोई संस्था हो दोस्तों, उसके द्वारा PIL यानी कि जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अब देखिए, और इन चीजों में थोड़ा सा क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। अतः देखिए अब क्या हुआ है, स्वतः संज्ञान के माध्यम से न्यायालय द्वारा दोस्तों, क्या न्यायालय द्वारा, जैसे कि कौन कौन संज्ञान हो गए, जैसे कि मीडिया रिपोर्ट हो गई, या फिर सोशल मीडिया साइट्स हो गए आदि को आधार बनाकर कार्यवाही की जा सकती है। मतलब कि ये चीज है कि मान लिया इन तीनों में से कोई दायर नहीं करता दोस्तों किसी भी चीज के, तो स्वयं जो दोस्तों न्यायालय है वो भी दोस्तों इन पर काम कर सकती है। किनके आधारों पर, मीडिया रिपोर्ट्स को देख करके, या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पे के आधारों पर दोस्तों इन पर कार्यवाही कर सकती है। तो आप समझ गए कौन कौन दायर कर सकता है, कौन नहीं दायर कर सकता है दोस्तों, वो चीज समझ गए। अब देखिए दूसरी चीज क्या है कि जनहित याचिका दायर कहां करें दोस्तों, जनहित याचिका दायर कहां की जाए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए जनहित याचिका दोस्तों कहां कहां, हाई कोर्ट, आपको पता है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, ऐसा भी नहीं हर राज्य का दोस्तों, कहीं कहीं 2-3 राज्यों का एक संयुक्त रूप से भी हो जाता है दोस्तों, और या फिर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, समझिएगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदि में जनहित याचिका फाइल की जा सकती है। दोनों ही जनहित याचिका का समाधान करने की शक्तियां अपने पास रखती हैं। यानी जनहित याचिका कहां कहां दायर की जाएगी, आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट आपका कहां है, दिल्ली में है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, या फिर उच्चतम न्यायालय, आप समझ सकते हैं। और आपको पता होगा कि उच्चतम न्यायालय को दोस्तों 5 रिट जारी करने की भी स्वतंत्रता होती है दोस्तों। कितने, 5 रिट जारी कर सकती है दोस्तों। ठीक है, आपको पता भी होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। और हाई कोर्ट दोस्तों, हाई कोर्ट भी रिट जारी करती है दोस्तों, किस आर्टिकल तहत, 226 का। ठीक है, तो ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, संविधान की चीजें हैं। चलिए
अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही है, कब कब दायर कर सकते हैं दोस्तों, कब कब दायर कर सकते हैं हम जनहित याचिकाएं दोस्तों। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होगा कि जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो दोस्तों, आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार आपके संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक दिए गए और अभी वर्तमान में टोटल 6 हैं दोस्तों। और दोस्तों जब मूल संविधान था उस समय दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और ये मौलिक अधिकार दोस्तों आपको पता है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो दोस्तों तब आप ये दायर कर सकते हैं दोस्तों। और आपको पता है कि मौलिक अधिकार ऐसा नहीं दोस्तों कि पता लगे कि राष्ट्रपति शासन लगा है तब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा तब आप उनको दायर कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कुछ सोच समझ के होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि कुछ चीजें दोस्तों, जैसे आर्टिकल 2 होते हैं दोस्तों, 2 ऐसे आर्टिकल होते हैं जिन पर कभी भी मतलब प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आपको पता होगा अनुच्छेद 20 और 21 दोस्तों, जिसमें 2 सिद्धि का अधिकार होता है और जीने का अधिकार दोस्तों, वो चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 20-21 कभी बंद ही नहीं होता, कभी ये इन्हें दोस्तों काटा नहीं जा सकता है, मतलब इन्हें समझिए ये हमेशा लागू रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला होगा दोस्तों जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो दोस्तों तब आप दायर कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, किसी भी गरीब के मानवाधिकार के उल्लंघन पर दोस्तों ये चीजें दायर की जा सकती है। मान लिया किसी बंधुआ मजदूर बना लिया, ठीक है दोस्तों, उसकी सैलरी नहीं, मतलब इस तरह की चीजों पे दोस्तों आपको पता गरीबी वाली चीजों पर भी रिट PIL दोस्तों दायर की जा सकती है मानवाधिकार के उल्लंघन पर। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति दोस्तों कहाँ है, मान लिया वो जेल में बंद है दोस्तों, उसे मतलब जो जेल में चीज़ों कैदियों के साथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा दोस्तों, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा, तो उसके खिलाफ भी दायर की जा सकती है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जनहित याचिका के जनक। समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनहित याचिका के जनक, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है दोस्तों। तो आपको बता दें कि जनहित याचिका के जनक कौन है दोस्तों, तो भारत के 17वें न्यायाधीश, क्या दोस्तों 17वें न्यायाधीश दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 17वें न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन, PN भगवती दोस्तों। क्या नाम था, PN भगवती। ये सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों 17वें मुख्य न्यायाधीश तो PN भगवती दोस्तों, उन्हीं को माना जाता है क्या, जनहित याचिका का जनक। क्वेश्चन आएगा कि जनहित याचिका का जनक किसको कहते हैं, तो याद रखना कि किसको कहते हैं, PN भगवती, जिनका पूरा नाम क्या है, प्रफुल्ल चंद नटवरलाल भगवती जी, इनका पूरा का पूरा नाम है दोस्तों। इन्हीं के समय दोस्तों इन्होंने ही PIL को दोस्तों बहुत बड़ा महत्व दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्व दिया लोकहितवाद को दोस्तों, ठीक है, जनहित याचिका को, PIL को दोस्तों, ठीक है। तो समझिएगा का क्या नाम है दोस्तों, PN भगवती। क्या, PN भगवती। बहुत बार याद करिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। अब देखिए क्वेश्चन तो यहां से भी बनते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है पिछली बार UPSI में। क्या, पिछली बार दोस्तों UPSI में, आप UPSI का अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि जनहित याचिकाओं की जननी किसको कहते हैं। देखिए, जनहित याचिकाओं के जनक कौन है दोस्तों, तो PN भगवती। और जनहित याचिकाओं की जननी यानी कि माता बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जनहित याचिकाओं की जननी दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बिल्कुल अच्छे से देख रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि दोस्तों उनका नाम क्या है, पुष्पा कपिला हिंगोरानी। क्या दोस्तों, देखिए नाम भी बहुत तगड़ा है दोस्तों, पुष्पा कपिला हिंगो रानी। देखिए रानी शब्द आ रहा है, रानी मतलब क्या, माता रानी, यानी समझ आएंगे जननी दोस्तों, जननी है ना, तो यारी PIL की जननी किसको, रानी जी को कहते हैं। क्या नाम है उनका, तो पुष्पा रानी, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं, इन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहते हैं। अब देखिए जननी तो कह दिया गया, कुछ ना कुछ तो इनकी खास बात होगी तभी तो कहा गया। अब देखिए इनकी हम छोटी बात कर लें कि इनके जन्म की बात कर ले तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, केन्या में हुआ था दोस्तों। आपको पता होगा केन्या की राजधानी नैरोबी दोस्तों, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। अब देखिए भाई जन्म वहां हुआ तो यहाँ क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि दोस्तों इन्होंने अदालत में 100 से अधिक दोस्तों जनहित याचिकाएं फाइल की, मतलब 100 से अधिक जनहित याचिकाएं डाली इन्होंने, इसीलिए दोस्तों इनको क्या बोलते हैं, जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, जनहित याचिकाओं की जननी कहते हैं दोस्तों। और इनके बारे में हम कुछ याचिकाएं भी आपको बताने वाले जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो पिछली बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जनहित याचिकाओं की जननी किसको कहते हैं, तो पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है। समझिएगा दोस्तों इनके, देखिए इनके द्वारा दायर की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को एक नोटिस जारी किया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या था, देश भर में लगभग 40,000 दोस्तों विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया था। मतलब देख लीजिएगा, इनकी एक
याचिका की ताकत देख लीजिए कि 40,000 से ज़्यादा दोस्तों क्या जो कैदी थी उनको कैदियों को रिहा कर दिया गया दोस्तों इन्हीं की एक याचिका के कारण। दोस्तों समझ सकते हैं ना 40,000 संख्या कितनी होती है, इसीलिए इनको जननी नहीं कहते दोस्तों, ऐसे ही नहीं कह देते, किसी को पदवी नहीं मिल जाती। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इनके मृत्यु की। दोस्तों इनकी मृत्यु हो चुकी है 31 दिसंबर 2013 को दोस्तों इनकी दिल्ली में मृत्यु भी हो गई है दोस्तों। ठीक है, तो कपिला याद रखेंगे पुष्पा कपिला हिंगोरानी को जनहित याचिका की जननी और जनहित याचिका के जनक कौन है, तो PN भगवती जी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही तगड़ा ये आपका वाद ये है दोस्तों, याचिका है, क्या नाम है इसका, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979। दोस्तों याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य किससे संबंधित है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से बताना, याद रख लेना। और ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया दोस्तों। ठीक है, इसी वीडियो से कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर में। तो याद रखेंगे कि हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य ये कब हुआ, कब दोस्तों हुआ था, तो 1979 में। आपको बता दें इस याचिका, ये याचिका क्यों डाली गई थी दोस्तों, तो देखिए इस याचिका के द्वारा जेल में बंद 40,000 अंडर ट्रायल कैदियों को तुरंत रिहाई मिली थी। क्वेश्चन आएगा कि किस याचिका के द्वारा जेल में बंद 40,000 अंडर ट्रायल कैदियों को तुरंत रिहा किया गया दोस्तों, तो आप बता देना किसके द्वारा, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के द्वारा। ठीक है, या फिर वो पूछ सकता है कि हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य किससे संबंधित है, तो बता देना दोस्तों कि जेल में बंद 40,000 अंडर ट्रायल कैदियों से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी जो ये जो ये याचिका दायर की गई थी हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य दोस्तों, इसी के द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 21 के दोस्तों आपको बता दें, इसी के द्वारा दोस्तों राइट टू स्पीडी ट्रायल दोस्तों किसमें, इसे मौलिक अधिकार कहा गया। ठीक है, राइट टू स्पीडी ट्रायल दोस्तों तो मतलब त्वरित न्याय को दोस्तों मौलिक अधिकार बताया गया दोस्तों, मौलिक अधिकार 21A का मौलिक अधिकार बता दिया गया। ठीक, तो याद रखेंगे कि राइट टू स्पीडी ट्रायल दोस्तों किसके तहत आया, तो दोस्तों हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के द्वारा, कब, 1979 को दोस्तों। और देखिए ये याचिका किसने दायर की थी दोस्तों, समझिएगा ये याचिका किसने दायर की, तो कपिला हिंगोरानी। ठीक, कपिला पुष्पा हिंगोरानी ने, जिन्हें दोस्तों जनहित याचिका की जननी कहते हैं, अभी हमने आगे बताया है, तो उन्हीं के द्वारा दोस्तों ये याचिका दायर की गई है। और हमने बताया है कि इन्होंने 100 से अधिक याचिकाएं दायर की, इसीलिए इनको जननी कहते हैं दोस्तों। और आपको बता दें कि जो कपिला हिंगोरानी दोस्तों, कपिला पुष्पा हिंगोरानी है दोस्तों, आपको बता दें इनके बारे में दोस्तों, कपिला एक ऐसी महिला है, समझिएगा, कपिला ऐसी पहली महिला वकील बन गई है दोस्तों जिनकी तस्वीर सुप्रीम कोर्ट, समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में लगाई गई है। और इस तस्वीर का अनावरण चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने दोस्तों कब किया है, तो 4 दिसंबर 2017 को। आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण है ये दोस्तों न्याय के लिए दोस्तों, कि इनकी तस्वीर क्या है दोस्तों, कहां लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में लगाई गई। और ये पहली महिला वकील बन गई हैं जिनकी तस्वीर स्वयं दोस्तों किसने लगाई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के दीपक मिश्रा ने 4 दिसंबर 2017 को। और दोस्तों दूसरा इनका केस है किसका, कपिला पुष्पा कपिला हिंगोरानी का दोस्तों दूसरा केस है भागलपुर अखफड़वा कांड दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछ लेंगे भागलपुर अखफड़वा कांड किससे संबंधित है, तो आपको बता दें कि बिहार से संबंधित है। आपको पता होगा बिहार में एक जिला पड़ता है भागलपुर। ठीक है, उसमें क्या हुआ था दोस्तों, तो 33 संदिग्ध अपराधियों को पुलिस पकड़ के ले जाती है दोस्तों, और उनको इतना टॉर्चर करती है दोस्तों, क्या करती है, उनके जो आंख होते हैं दोस्तों उसमें सुई और दोस्तों तेजाब के इस्तेमाल करके दोस्तों उनको अंधा कर देती है। आप समझिए कितना घिनौना काम है दोस्तों, कितना भी बड़ा अपराधी दोस्तों, मगर आप ये समझिए उसके भी कुछ मानवाधिकार होते हैं जिनका दोस्तों तार कर दिया था बिहार पुलिस ने दोस्तों। आपको बता दें कि 33 संदिग्ध अपराधियों को दोस्तों, संदिग्ध ये भी नहीं कि अपराधी हूं मतलब कि केवल शक के आधार पे, देखिए अपराधी हैं तो उनको सजा कोर्ट देगी दोस्तों, ऐसा कोई अपराध तो इतना तगड़ा कर नहीं दिया, ठीक है, कि आप उसकी आंख फोड़ दो। ठीक है, तो 33 संदिग्ध अपराधी थे। ठीक है, संदिग्ध क्या मतलब कि उनको संदिग्ध था कि ये अपराधी हो सकते दोस्तों, उनको उठा के ले गई और दोस्तों उनके आंख में दोस्तों सुई और तेजाब के इस्तेमाल के द्वारा उनको अंधा कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कितनी क्रूर दोस्तों ये हरकत रही होगी, ठीक है, पुलिस की। ठीक है, अब देखिए इसी के तहत दोस्तों एक जो कपिला है दोस्तों हिंगोरानी यानी कि PIL की जननी है ना, तो दोस्तों उन्होंने 33 अपराधियों को प्रताड़ित करने वाले पुलिस कर्मियों पर दोस्तों मुकदमा दायर कर दिया। और दोस्तों इस पे सुप्रीम कोर्ट उन्हें ऑर्डर देती है, पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करती है, उनको सजा भी होती है। और दोस्तों जो पीड़ित थे 33, उनको दोस्तों मुफ्त चिकित्सा की सहायता और आजीवन पेंशन देने की बात की जाती है, और उनको पेंशन मिलती है दोस्तों, और उनका इलाज भी मुफ्त में चलाया जाता है। तो इतनी पावर थी कपिला
हिंगो रानी में दोस्तों, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, जननी बोलते, जनहित याचिका की जननी बोलते। चलिए अब दोस्तों ये आज हमने देखा है कि इसकी जननी कौन है दोस्तों, उसके जनक कौन है ना, पीआईएल के जनक कौन है, जननी कौन है दोस्तों। तो आपको एक क्वेश्चन बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि मदर ऑफ पीआईएल किसे कहा जाता है दोस्तों। क्या मदर ऑफ पीआईएल किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन है पीएन भगवती, दूसरा है हुसैन आरा खातून, तीसरा है पुष्पा कपिला हिंगो रानी और चौथा है सुप्रीम कोर्ट दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दें कि इसका अगर आप लोग कहते दोस्तों तो दूसरा पार्ट भी हम जल्द लेके आएंगे, और आपसे कह रहे हैं दोस्तों इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की दोस्तों, तो एक हमारी ये ई बुक है दोस्तों हिंदी की दोस्तों, सामान्य हिंदी दोस्तों, 50 रुपए में ये पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगी दोस्तों, जिसमें आपको संपूर्ण हिंदी मिल जाएगा। मतलब कि जो हिंदी सामान्य हिंदी होता है वो सब कुछ इसी में मिल जाएगा, जिसमें वर्णमाला होगा दोस्तों, विकारी शब्द आप समझ सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, और दोस्तों अविकारी शब्द में क्या होता है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयात बोधक, निपात वाक्य होगा दोस्तों, लिंग वचन कारक काल वाच्य समास संधि रस छंद अलंकार रचनाएं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों इसमें पर्यायवाची होगा, विलोम शब्द होगा, मतलब कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज सब कुछ इसमें इसी में दोस्तों शामिल है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं इसके लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे, और ये पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा दोस्तों। 50 रुपये इसी नंबर पर दोस्तों गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम करके इसी व्हाट्सअप पे दोस्तों आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास की भी है, ठीक है, पीडीएफ दोस्तों, तो उसे भी अगर परचेज करना चाहते हो उसका भी मूल्य 50 रुपये ही है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा दोस्तों, देखिए शेयर करिएगा, थोड़ा ज़्यादा भी आएंगे दोस्तों, हमें भी बनाने में अच्छा लगेगा। तो इसका पार्ट हम जल्दी और लेके आएंगे, जिसमें हम दोस्तों और भी प्रमुख वाद देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, जो पिछले साल पूछे गए उनको भी, और जो पूछे जाने की संभावना होंगी नए सारे, उनको भी देखेंगे। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।